हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग सेल बायोलॉजी में प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस पढ़ा था। प्लांट सेल एनिमल सेल में मेजर डिफरेंस क्या क्या होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में वैक्यूल पाई जाती है लार्ज साइज की, जो कि अप टू 90% ऑफ प्लांट सेल का जो वॉल्यूम है उसको कंज्यूम करता है। एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं पाई जाती है, ठीक है। एंड मेजर जो डिफरेंस है दूसरा, एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है और प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो एनिमल सेल में सेल डिवीजन के लिए सेंट्रियोल होता है और प्लांट सेल में अदर मेथड से सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिस मतलब क्या होता है? सिंगल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मल्टी मतलब बहुत सारे, मैनी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितने नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं? ये हो सकता है 2 सेल से, 3 सेल से, 4 सेल से, 100 सेल से, ऐसे थाउजेंड्स एंड सो ऑन, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हो सकते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल्स। एक जो प्रॉपर्टी होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, उसके बारे में देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। और अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहां पर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। इसको समझना है क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिर्फ एक सिंगल सेल का बना हुआ है और जितनी भी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज होती है वो सब ये परफॉर्म करता है। वेदर इट इज डाइजेशन, वेदर इट इज रिप्रोडक्शन, वेदर इट इज रेस्पिरेशन, जितनी भी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज है वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। लेकिन अगर हम ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मोर देन 1 सेल्स हो सकती हैं और वो मोर देन 1 सेल्स में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी किससे बना हुआ है? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है। तो यहाँ पर सेल्स जो है वो ग्रुप्ड हो जाती हैं और ग्रुप्ड होके क्या बनाती है? टिश्यू। और वो टिश्यूज डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सेल्स यहाँ पर सेल्स में ग्रुपिंग हो जाती है और वो ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो वहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है फॉर द डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा है फॉर द डाइजेशन। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जा रहा है फॉर द रेस्पिरेशन। और इसके अलावा अगर हम बात करें सेल्स की तो सेल्स में जैसे आपकी आरबीसीज पाई जा रही हैं, तो आरबीसीज का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना। नर्व सेल्स का काम क्या होता है? अगर हम सेलुलर लेवल पे बात करते हैं, नर्व सेल का काम क्या होता है? नर्व सेल्स क्या करती हैं? यहाँ लिख दे रही हूं मैं, ये मैसेज ट्रांसमिशन का काम करती है। मैसेज ट्रांसमिशन का काम करती है। इसी तरीके से हम एग सेल की बात करें या स्पर्म सेल की बात करें तो ये क्या है? ये गैमेटिक सेल्स है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनाती हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। जैसा कि
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, यानी वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, काम का बंटवारा नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स पाई जा रही, तो हो सकता है एक सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म करे, दूसरी सेल दूसरा फंक्शन परफॉर्म करे। इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती दे पजेस डिवीजन ऑफ लेबर, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, सिंगल सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया किसके बीच में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम एग्जांपल देखें कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, ईस्ट जो कि एक फंजाई है। और आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि फंजाई जो होता है वो कैसा होता है, यूकैरियोट होता है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं? नहीं, मोस्टली दे आर प्रोकैरियोटिक, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक। तो हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। हो सकता है कि वो प्रोकैरियोट भी हो और हो सकता है कि यूकैरियोट भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात करें, यहाँ पर जितने भी ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल including human beings, ये क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच में। अभी हम लोग देखते हैं सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे अगर एक सेल को ड्रॉ किया जाए तो सबसे आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सेल के जितने भी स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो सेल वॉल हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस हो, साइटोप्लाज्म हो, या साइटोप्लाज्म के अंदर जो सस्पेंसिव सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, उनके सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे कि कोई भी स्ट्रक्चर जिसको हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये देखेंगे, उसका फंक्शन क्या होता है और किसका बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इतनी डिटेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या क्या चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे ही सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, और इसका फंक्शन क्या होता है। इतनी डिटेल्स हम लोग जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, चाहे वो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े या सेल वॉल पढ़े, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े या साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़े, या इसके अंदर जो पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजों के बारे में इतनी चीजें हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता है कि जो सेल है वो एक टाइनी और सेल है, मतलब हम लोग उसको नेकेड आई से, अगर हम सिंपल सेल की बात करें, टिपिकल सेल की बात करें, तो हम नहीं देख सकते। वो अलग बात है कि हम लार्जेस्ट सेल जो कि एन ऑस्ट्रिच एग है उसको हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अगर हम टिपिकल सेल की बात करें, सिंपल अगर हम प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल लें, तो हम उसे नेकेड आई से एक सिंगल सेल को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता, माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो हमें सेल के बारे में पता चला। देन फिर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब डेवलप हुआ तो हमें सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो वो कैसा दिखता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसका फंक्शन है, क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारी सेल जितनी भी हैं उनके चारों तरफ पाया जाता है, कैसे वो सराउंडिंग से सेल को आइसोलेट करता है, ये सारी चीजों के बारे में डिटेल्स में हमें पता चला। तो अभी हम लोग देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने सेल को स्टडी करना स्टार्ट किया, सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करना स्टार्ट किया। तो जितने लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें से 3 मॉडल दिया गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा दिखता है, उसके स्ट्रक्चर को लेके 3 मॉडल दिया गया। स्ट्रक्चर के बिहाफ पर ही प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया और उसका फंक्शन क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया। तो कितने मॉडल दिए गए थे, रिगार्डिंग structure of plasma membrane, 3 model
has been proposed are as follows. कौन कौन से हैं? पहला सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। दूसरा मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तीसरा है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। हमारे सिलेबस में जो 9th के चैप्टर में दिया गया है डिटेल्स में, वो किसको दिया गया है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल को, क्योंकि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल का मतलब क्या होता है कि ऐसा मॉडल जो उसके सारे स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और फंक्शन को एक्सप्लेन करे। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और उसका जो फंक्शन है उसको कंप्लीटली क्या कर रहा था? एक्सप्लेन कर रहा था। तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। सैंडविच मॉडल को 1935 में डैनियल एंड डेविसन ने दिया था, इसको ट्राई लैमेलर मॉडल भी कहा जाता है, ट्राई लैमेलर मॉडल भी कहा जाता है। किसको? जो सैंडविच मॉडल है इसको ट्राई लैमेलर मॉडल कहा जाता है। अगर आप सैंडविच को देखें तो वहां पर 3 लेयर हो जाती है, एक जो स्टफिंग आप करते हैं और ऊपर और नीचे जो हम ब्रेड यूज करते हैं, तो ऊपर एक ब्रेड की लेयर और नीचे एक ब्रेड की लेयर और बीच में क्या होता है? एक स्टफ होता है। तो 3 लेयर यहाँ पर बन रही है। तो सैंडविच मॉडल इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 3 लेयर्स, ऐसा बताया जो जिसने सैंडविच मॉडल प्रपोज किया अकॉर्डिंग टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उन्होंने क्या बताया कि जो ये 3 लेयर से बनी हुई, सो इसको ट्राई लैमेलर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, सैंडविच मॉडल डिटेल्स में चूंकि इसमें दिया नहीं गया है, हमारे सिलेबस में है नहीं, तो सिर्फ मॉडल कौन सा दिया गया था, किसने दिया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस डिटेल्स में नहीं करेंगे। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल 1965 में रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रपोज किया था? रॉबर्टसन ने 1965 में प्रपोज किया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ था कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन उन्होंने बताया कि जितनी भी सेल इस अर्थ पे पाई जा रही है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, सबका जो मेम्ब्रेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब वो जिससे बने होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, ये बताया हमने। यूनिट मेम्ब्रेन मतलब सिंगल मेम्ब्रेन मॉडल कि किसी में कोई वेरिएशन नहीं, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो फंगल सेल हो, सबकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी हुई। ऐसा किसका मानना था? रॉबर्टसन का। ठीक है, तो उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रपोज किया, और कब प्रपोज किया? 1965 में। देन आता है हमारा थर्ड मॉडल, दैट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। 1972 में इसको प्रपोज किया था सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन। 1972 में सिंगर एंड निकोलसन, ये अलग अलग साइंटिस्ट हैं, इन्होंने फ्लूइड मोज़ैक मॉडल प्रपोज किया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। इस वजह से हम इसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या कहता है। यहां पर ध्यान से एक बार समझ लीजिए, ये सेल है। मैं अगर इस मेम्ब्रेन को, ये जो इतना पार्ट जिसे मैं मार्क कर रही हूं, इस पार्ट को अगर मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो कैसा, जो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल में जो सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर इतने से पार्ट को हम बड़ा करके देखें तो वो कैसा दिखता है, वही पार्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल proposed by सिंगर एंड निकोलसन। इन्होंने क्या
बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर की। यहाँ पर वर्ड्स को बहुत ध्यान से दिखे सुनेंगे, किसकी बनी हुई थी। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ phospholipid बाइलेयर। बाई मतलब क्या होता है, दो, इसी वजह से क्या बोला गया है, बाइलेयर मतलब दो लेयर है। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर है। फॉस्फोलिपिड, लिपिड मतलब फैट, और फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, यानी उस लिपिड से एसोसिएटेड फॉस्फेट जिससे आपका फॉस्फोलिपिड बना, और फॉस्फोलिपिड की दो लेयर से क्या बना होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पहला इस मॉडल के अकॉर्डिंग बताया गया, क्योंकि ये मॉडल किसको एक्सप्लेन कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल they explain that the plasma membrane is made up of phospholipid bilayer। फॉस्फो मतलब मैंने बताया फॉस्फेट, और लिपिड मतलब फैट। फैट एसोसिएटेड विद द फॉस्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड। और कितनी लेयर्स है, दो लेयर्स, बाइलेयर्स। अब इस फॉस्फोलिपिड अगर मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है ये एम्फीपैथिक नेचर में होता है। एम्फीपैथिक मतलब अगर आप फैट को देखेंगे तो फैट क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। फैट अगर आप देखेंगे तो ये कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से दूर भागे। आप देखिए अगर ऑयल को ऑयल क्या है, फैट ही तो है। इसी तरीके से घी अगर आप देखें, जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसको आप देखें तो वो भी आपका क्या है, फैट है। अगर आप इसे ऑयल में देखिए डालते हैं तो आप ये क्या करता है, क्लस्टर फॉर्म कर लेता है। ये इसमें डिसॉल्व होने की टेंडेंसी नहीं रखता है, ये क्या करता है, क्लस्टर फॉर्म कर लेता है। तो ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक मतलब जो किसी चीज से दूर भागे, उससे डरे। तो फैट कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और फॉस्फेट कैसा है, हाइड्रोफिलिक। वो क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, वो हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इट रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी हाइड्रोफिलिक, और लिपिड होने की वजह से वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। और कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल is एम्फीपैथिक in nature। एम्फीपैथिक in nature कैसा होता है, एम्फीपैथिक in nature होता है। मैंने आपको बताया कि एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल अगर उसमें हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, या हम कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक मतलब पोलर एंड हाइड्रोफोबिक मतलब नॉन पोलर पार्ट प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक। ठीक है, क्या होता है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, यहां देख लेते हैं। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ both hydrophobic, hydrophilic, that is polar, hydrophobic part, as well as hydrophobic part, that is non-polar, if a molecule consists of both hydrophobic part as well as hydrophilic part, तब हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, then the molecule is said to be, then the molecule is said to be एम्फीपैथिक। तो आपको अब कहीं भी अगर आपको दिखाई दे जाए कि लिखा हुआ एम्फीपैथिक, तो आपको समझ में आएगा कि अगर मैं किसी भी, आप कहीं भी किसी भी बुक में अगर आप पढ़े कि एम्फीपैथिक लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिखाया जाए NaCl क्या है, हाइड्रोफोबिक है, ये पोलर है। जैसे ही आप वाटर में डालेंगे ये डिसॉल्व हो जाएगा। और मैंने आपको बताया ऑयल क्या है, इसको आप वाटर में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, इवन उससे दूर भागने के लिए क्लस्टर फॉर्म कर लेता है। तो ये कैसा हो गया, हाइड्रोफोबिक।
आप सिंपल सी बात समझो, कोई भी चीज हाइड्रोफोबिक तब होगा जब वो हाइड्रोकार्बन से बना होगा। हाइड्रोकार्बन आप थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो वो चीज क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया आपका, और सल्फर हो गया, ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं, तो वो उसको क्या कर देती है, पोलराइज, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट। तो पोलर मॉलिक्यूल कैसा होगा, हाइड्रोफिलिक, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक किसकी वजह से होता है, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट पार्ट उसको पोलर बनाता है, लिपिड पार्ट दैट इज जो बना होता है हाइड्रोकार्बन का, वो उसको हाइड्रोफोबिक बनाता है। और एक ही मॉलिक्यूल में ये दोनों पार्ट प्रेजेंट है, इस वजह से हम उसको एम्फीपैथिक कहते हैं। ठीक है, तो हमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी पता चली। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये लिपिड बाइलेयर अरेंज होता है। इसके अलावा और क्या बताया इन्होंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती है बीच बीच में, प्रोटीन्स भी पाई जाती है बीच बीच में, और दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। एक तो इस लेयर के सरफेस पे प्रोटीन पाई जाएंगी, और दूसरी जो इस लेयर में एम्बेडेड होंगी। जो दूसरी इस लेयर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे बोलूं तो ये बोला जाए कि ये दो लेयर का बना हुआ है। ये डस्टर है, इसको अगर आप ध्यान से देखें, आप इमेजिन करिए कि दो लेयर से बना हुआ है। एक नीचे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, ऊपर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो इसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर पाई जाए, और इसमें बीच बीच में भी क्या हो, एम्बेडेड हो, उसमें सस्पेंडेड हो, तब यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो टाइप की प्रोटीन पाई जाती है। Plasma membrane also consists of two types of protein. कौन कौन सी है, जो एम्बेडेड प्रोटीन होती है उनको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं, या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सरफेस पे पाई जा रही है उनको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा इनका दूसरा नाम भी है। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रांस मेम्ब्रेन इंटीग्रल प्रोटीन है, इनको हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये अरेंज होते हैं। फॉस्फोलिपिड, अगर एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का मैं आपको स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से वो स्ट्रक्चर दिखता है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो एक जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से दिखता है। इस पार्ट को हम लोग हेड कहते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग टेल कहते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो कैसा है, एम्फीपैथिक है। इसी में पोलर पार्ट भी है और नॉन पोलर पार्ट। तो हेड पार्ट कैसा होता है, इसका पोलर होता है। पोलर मतलब हाइड्रोफिलिक, हेड पार्ट इसका कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और जो टेल पार्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर, दैट इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज हाइड्रोफोबिक। तो आपको क्लियर हो गया कि मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, हेड और टेल। हेड जो पार्ट होता है वो पोलर होता है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, और जो टेल पार्ट होता है वो नॉन पोलर होता है, दैट इज हाइड्रोफोबिक। इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, ये दो लेयर में अरेंज है। तो अरेंजमेंट कैसा हो सकता है, आप एक बार सोचो। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि ये हेड टू हेड जुड़े हो, सॉरी एक मॉलिक्यूल का हेड और दूसरे मॉलिक्यूल का टेल जुड़ा हो इस तरीके से। और दूसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि ये हेड टू हेड जुड़े हो, इस तरीके से जुड़े हो सकते हैं। और तीसरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है कि ये टेल टू टेल जुड़े हो। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, इन्होंने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो एक दूसरे से टेल टू टेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम एक लेयर बना सकते हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई, इसी तरीके से दूसरी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और आपको मैंने बताया है कि ये कैसे जुड़े होते हैं, टेल टू टेल जुड़े होते हैं।
तो आप एक देख रहे हैं कि यहाँ पर दो रीजन फॉर्म हो रहा है, जहां पर हेड पार्ट पाया जा रहा है वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, और जो आपका टेल वाला रीजन है वो कैसा हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसमें दो टाइप की प्रोटीन भी पाई जाती है, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन मैंने आपको क्या बताया कि ये इसमें एम्बेडेड होती है। इंटीग्रल जो प्रोटीन होती है वो क्या होती है, एम्बेडेड होती है इसमें, कुछ इस तरीके से इसमें ये एम्बेडेड होंगी प्रोटीन्स। और जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो कहां पे प्रेजेंट होंगी, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होंगी, मतलब यहां पे प्रेजेंट होंगी। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन होंगे, इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे। तो कुछ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखा, आपको दिखाई दे रहा है। ये कौन सी प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, एम्बेडेड है। ये इस साइड से इस साइड तक पूरा क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, आउटर टू इनर। तो ये कौन सी प्रोटीन हो गई, इस इंट्रिंसिक प्रोटीन जो इसमें एम्बेडेड है, और ये कैसी है, पार्शियली एम्बेडेड है, लेकिन है तो एम्बेडेड ही, इस वजह से ये भी किस कैटेगरी में आएंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन की कैटेगरी में। और दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। तो ये कौन सी प्रोटीन हो गई, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। यहाँ में है पेरिफेरल, मतलब बाहर बाहर पाई जा रही, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, पेरिफेरल भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगी, इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन होगी, ये भी कौन सी होंगी, पेरिफेरल प्रोटीन होंगी। इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रही हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो लेयर है, प्रोटीन लेयर है, ये दोनों क्या है, प्रोटीन लेयर है। इनकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। इस प्रोटीन लेयर की जो थिकनेस होती है ऊपर नीचे, वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम किसकी बात करें, इस जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर की, तो ये कितनी होती है थिकनेस, 35 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम। यानी अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस देखें तो टोटल हम ऐड करके बताएंगे, क्योंकि ये सब प्रोटीन बाई लेयर और लिपिड बाई लेयर, ये दोनों किसके पार्ट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो थिकनेस अगर ओवरऑल देखी जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो कितनी है, थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम, 75 एंगस्ट्रॉम। अगर रेंज की बात करें, रेंज की थिकनेस की क्या होती है, तो वो आपका 70 to 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में लाई करता है। ये इसका रेंज है कि किस रेंज में जो थिकनेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो लाई करती है। तो प्रोटीन जो लेयर है, अपर प्रोटीन लेयर, वो भी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। जो लोअर प्रोटीन लेयर है वो भी कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम की। तो ये प्रोटीन लेयर हो गई, जो कि कौन फॉर्म कर रहा है, पेरिफेरल प्रोटीन फॉर्म कर रहा है, ये भी प्रोटीन लेयर हो गई। और ये क्या हुई, जो 35 एंगस्ट्रॉम की है, ये आपकी फॉस्फोलिपिड बाई लेयर हो गई, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा, इसका फॉस्फोलिपिड बाई लेयर का हेड पार्ट हो जाएगा। तो ये पूरा हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक यहाँ पर रीजन बनाएगा। हेड पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक रीजन बनाएगा, हाइड्रोफिलिक रीजन फॉर्म कर रहा है। और ये कैसा रीजन फॉर्म करेगा, ये जो पार्ट है, जितना आपका ये हेड हो गया, ये पार्ट आपका कैसा फॉर्म करेगा, हाइड्रोफोबिक रीजन फॉर्म करेगा। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या क्या चीजें पाई जा रही हैं यहाँ पर। इसके अलावा इस सरफेस पर, जो ये सरफेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन की सरफेस है, यहाँ पर कुछ फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स पाई जाती हैं। तो अगर इसको हम ड्रॉ करें तो ये क्या हो जाएंगी, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, और इसी तरीके से ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड।
ये लिपिड से जुड़ा हुआ है। तो ग्लाइको मतलब ये जो चेन दिखाई दे रही है शुगर चेन है और जुड़ा किससे है, लिपिड से, इस वजह से हम इसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे। और ये शुगर की चेन है और जुड़ी किससे हुई है, प्रोटीन से, इस वजह से ग्लाइकोप्रोटीन। इनका काम क्या होता है, सेल सरफेस रिकॉग्निशन में होता है। इनका काम क्या होता है, सेल सरफेस रिकॉग्निशन में, ठीक है। तो ये हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। थिकनेस हमें पता चली कितनी होती है इनका और कितने किन किन चीज़ों से बनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहली जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन भी पाई जाती है। प्रोटीन दो तरीके की पाई जाती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। लोकेशन जो सरफेस पे प्रेजेंट है उन्हें पेरिफेरल प्रोटीन कह रहे हैं और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है उन्हें हम इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन कह रहे हैं। बाकी इनका काम क्या होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अलोंग विद द डायग्राम। डायग्राम में ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा।